आज हम संधि का द्वितीय भाग देख लेते हैं। इसमें व्यंजन और विसर्ग संधि होगी। अब व्यंजन संधि को हम देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले व्यंजन संधि में आता है घोष व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजनों के जो 5 वर्ग हैं उनमें शुरू के 2 अक्षर अघोष होते हैं और बाद के 3 अक्षर जो ग्रीन में है, प्रथम घोष, दूसरा और तीसरा घोष। 5 वर्ग मतलब कैक है, चैच है, ठै, तैथ है, पैफ है, ये दो वर्ग अघोष में आते हैं और पीछे के तीनों वो घोष में आते हैं। अच्छा, ये घोष और अघोष शब्द कैसे दिया गया? घोष इसलिए दिया गया इन पीछे वालों क्योंकि इनको हमें उच्चारण करने में हमारे फेफड़ों से आवाज़ निकलती है, यानी घोषणा करने में जब जितनी हमें ताकत लगानी पड़ती है तो पूरी ताकत, इसीलिए उसको घोष कहा गया कि घोषणा की तरह है। और अघोष केवल मुंह से बोले जाते, कै और ख केवल गह का जब हम घ का उच्चारण करते हैं तो पीठ से और या फेफड़ों से ताकत आती है, यानी घोषणा करे जितनी ताकत आती है, इसलिए उसको घोष कहा गया। और शुरुआती 2 अक्षरों को, 2 वर्णों को तो अघोष कहा गया। प्रथम पद का अंतिम वर्ण अघोष व्यंजन, उसका अघोष होगा। कौन कौन से अघोष? भी कौन से? कै, चै, टै, तै, पै के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आए, यानी उसके शर्त ही है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ण आए अथवा ये आ जाए अथवा कोई स्वर आ जाए, क्योंकि स्वर भी घोष होते हैं। तो वो इसमें देखिए कै, चै भी है, यहाँ थोड़ा इसमें लिखने में से कै, चै, टै, तै, पै के स्थान पे फिर क्या होगा? अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आ जाएंगे। देखिए, वो वहाँ तृतीय और चतुर्थ आएंगे वो उसमें मैंने समझा। फिर तृतीय वर्ण कौन से होंगे? कै वर्ग का तृतीय वर्ण होगा ग होगा, चै वर्ग का ज होगा, टै वर्ग का ड़ होगा, तै वर्ग का द होगा और पै वर्ग का बै होगा। तो उसमें बदल जाएंगे। इसे घोष व्यंजन संधि कहते हैं, क्योंकि घोष में बदल गया। अघोष और जो तृतीय और चतुर्थ वर्ण हुआ, ये रल हुआ अथवा कोई स्वर आया तो वो किस में बदल गए? उसमें तृतीय घोष में बदल गए, इसलिए इसको घोष व्यंजन संधि कहा गया। दूसरे शब्दों में, यदि अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन या कोई स्वर आए तो अघोष व्यंजन अपने प्रथम घोष रूप में बदल जाता है, इसीलिए इसको घोष व्यंजन संधि कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि वही है, कै के साथ वही स्वर या घोष व्यंजन होंगे जो मैंने बताए तृतीय चतुर्थ वर्ण व्यंजन में भी, और स्वर तो कोई सा भी हो तो बदल कौन सा जाएगा? कै किस में बदल जाएगा? गै में, चै जय में, टै अड़ै में, तै दै में, पै बै में, यानी अपने प्रथम घोष में बदल जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। कै प्लस ऐ, मैंने कहा था कोई सा भी स्वर हो उसके साथ तो कै, क्योंकि हलंत है तो उसमें गै में बदल गया वो। और उदाहरण भी देखते हैं। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। आगे चलते हैं। कै प्लस ई, गी में बदल गया, उसकी मात्रा भी आएगी उसके साथ, वो तो जो घोष में तो बदलेगा ही बदलेगा। वाक प्लस ईस, वागीस। और कै प्लस ए, गे गई हो गया, गई। प्राक प्लस ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। और इसी तरह देखिए ये फिर वो उसका तृतीय वर्ण आ गया ना, तृतीय वर्ण आया है तो कै अपने तृतीय वर्ण में तो एक और गय हो गया उसमें, तो दिक प्लस गज, दिग्गज। और वाक प्लस जाल, वाक जाल। उसी तरह है, आप देखिए, मैंने बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए, मैंने लिख रखा अच्छी तरह। कै द तो आधा गया आ गया और द आ गया। वाकदान, वाकदान हो गया। वाक प्लस देवी, वाग देवी। दिक भ्रम, दिग्भ्रम। ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। वाक प्लस हरि, वाग हरि। और ये देखिए चै के साथ देख लेते हैं, हमने कै के साथ देखा। चै के साथ जब ए आता है तो वो जय में बदल जाएगा। अच प्लस अंत, अजंत। और टै ड़ में बदल जाएगा। सट प्लस अक्षर, षड अक्षर। और सट प्लस आनंद, षडानन। गुण प्लस नहीं, सट प्लस गुण, इसमें, और षडगुण। सट प्लस दर्शन, षड दर्शन। षट प्लस यंत्र, षडयंत्र। षट प्लस रस, षड्राग, क्योंकि र है वो र का फिर उसमें मात्रा भी आएगी। जगत, ये तय देखिए अपने तृतीय घोष रूप में बदल रहा है। तो जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। जगत प्लस आनंद, वो मात्रा भी आएगी, जगदानंद। सत प्लस ईसा, सदीच्छा। जगत प्लस ईश, जगदीश। ये ऊ भी आएगा तो उसकी मात्रा भी आएगी। सत उपयोग, सदुपयोग। सतगति, सदगति। पोत प्लस दार, अब द के साथ ही, क्योंकि तय अपने तृतीय में बदलेगा, द तो है ही है,
तो उसकी एक और दे आ जाएगा आधा, तो पौधार हो गया। साक्षात प्लस धर्म, साक्षात धर्म, सत बुद्धि सद्बुद्धि, भगवत भक्ति भगवत भक्ति, चित्रूप चिद्रूप, सत विचार सदविचार। हाँ, पै अब भय में बदल गया आपने, पै देखिए, पै अपने घोष प्रथम घोष रूप में बदल गया। सुप प्लस अंत सुबंत, अप प्लस द अब्द होता है। अब देखिए हमने घोष देख लिया, अब अघोष व्यंजन संधि देखते हैं। अब उसमें उल्टा होगा ये कि वहाँ तो शुरू में अघोष व्यंजन आ रहा था तो घोष में बदल रहे थे। अब यहाँ के अघोष व्यंजन संधि में केवल द का ही उदाहरण मिलते हैं, औरों में उदाहरण ही नहीं मिलते, सिर्फ द ही मिलता है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। द के बाद, यानी द के बाद अघोष व्यंजन कौन कौन से, क त थ प स आदि आए, यानी द के बाद। तो पहले वाले घोष व्यंजन द अपने घोष व्यंजन उसमें अघोष में बदल गया घोष, अब इसमें द अपने तय रूप में बदल गया। उधर हमने जो पहली बार देखा उसमें तय द में बदला था, अब द तय में बदल जाएगा। अब देखिए उदाहरण से समझ जाएंगे आप। द के बाद में कै हो ना, तो आधा तय और कै। देखिए शरद प्लस काल शरद काल, इसी तरह उद प्लस तम उत्तम, उद प्लस स्थान उत्थान, तद प्लस पर तत्पर, संसद प्लस सत्र संसद सत्र, यानी दय का आता है और वो अपने उसमें बदल जाता है, अपने अघोष रूप में बदल जाता है। उद प्लस सव उत्सव, और जय संधि देख लेते हैं, ये वो है की संधि है, यानी इसे देखिए थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। प्रथम शब्द के अंत में किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आए तथा एक और दूसरे शब्द के प्रारंभ में है वर्ण आए, यानी प्रथम पद के तो अंत में प्रथम वर्ण आए और दूसरे में है वर्ण आए, तो प्रथम शब्द के अंत वाला पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और है वर्ण उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदल जाएगा। देखो दो इसमें बदलाव है। उत ये तय है ना, ये किस में, अपने दह में बदल गया, और है चौथे वर्ण में बदल गया, यानी तो उद्धत, उत तय भी बदल गया, है भी बदल गया, तो उद्धत हो गया। और पत प्लस हति पद्धति, उत प्लस हार उद्धार, प्राग प्लस हरण प्रागरण, सट प्लस हल सड़ ढल। अच्छा, अनुनासिक व्यंजन कौन से, जो अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जो हमारी नासिकाएं हैं सभी वर्ग की। कै वर्ग का ये अण है, च वर्ग का अण, ट वर्ग का अण, और तय का वर्ग का अनुनासिका है न, और पै वर्ग की अनुनासिका में, जो नाक से, ये व्यंजन अनुनासिका इसीलिए बोले जाते हैं कि ये ऐसे व्यंजन हैं जो नाक से बोले जाते हैं, इसीलिए अनुनासिक व्यंजन कहा जाता है। निर्नुनासिक व्यंजन जो मुंह से बोले, बाकी जितने भी पूरे हैं वो इन पांचों को छोड़ के मुंह से बोले जाते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं उस मैंने प्रथम वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है, मुंह से बोले जाने वाले व्यंजन। देखिए अब अनुनासिक व्यंजन संधि दो प्रकार की होती है। एक तो उत्तर अनुनासिक, यानी पूर्व में, यानी उत्तर एक तो बाद में आने वाले, एक पूर्व में, हाँ उत्तर के मतलब बाद में आने वाले, और एक पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि। ये देखिए उत्तर अनुनासिक व्यंजन संधि, यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, प्रथम पद मैंने शुरू में समझा दिया प्रथम वीडियो की, प्रथम पद किसे कहते हैं, द्वितीय पद किसे कहते हैं। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में व्यंजन माला के किसी वर्ग के पहले अथवा तीसरे व्यंजन, पहला और तीसरा कौन सा हुआ, ग कै ग, ये कै पहला है, ग तीसरा है, च पहला है, ज तीसरा है, उसी तरह ट ढ त द के बाद दूसरे पद के प्रथम वर्ण में कोई अनुनासिक व्यंजन, इनमें केवल न और मैं ही मिलता आए, तो वह पहला व्यंजन अपने ही वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल जाता है। बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ये उदाहरण देख के फिर दोबारा आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं। देखिए कह क्या हुआ, कह ने यानी न और मैं के ही उदाहरण मिलते हैं, इन्हीं दो के साथ संधि होगी, पीछे की आप अनुनासिक की चिंता ना करें। तो इसमें कै क्या हुआ, कै ने जब न के साथ संधि की तो वो अपने अनुनासिक यानी अपने अनुनासिक व्यंजन में बदल गया। कै वर्ग का अनुनासिक होता है ना, जो उसका है हर वर्ग का है, तो वो उसी में बदल गया। तो इसका देखिए उदाहरण भी देख, दिक प्लस नाग दिड़ना निर्नाग, और ये देखिए फिर कै मैं के साथ करता है
तो वाकमय, वाणमय। ऋक मंत्र, ऋण मंत्र, ये फिर उसी तरह है। ट के साथ भी आप देखिए, ट अपने अनुनासिक में बदल जाएगा, अपनी जो उसको अनुनासिका अणखाली बोलते हैं, ट मैं के साथ में बोलता है तो षट प्लस मास, क्षण मास, और षट मूर्ति, क्षण मूर्ति, तय प्लस न, तो तय भी अपने नासिका, तय की नासिका न होती है, तो और न के साथ ही अपनी उसी के साथ कर रहा है संधि, तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ हो गया। इतने सतनिधि, सन्निधि, और देखिए सत चित मय, चिन्मय, सतमति, सन्मति, और द न के साथ वही है, उदनयन, उन्नयन, उदनत, उन्नत, यानी जब द करता है तो नए में बदल गया, क्योंकि अपने वर्ग के द, अपने वर्ग के, और मैं आया उसके साथ। उद प्लस मुख, उन्मुख, उद मूलन, उन्मूलन। अब जस्ट उल्टा पूर्व अनुनासिक संधि देख लेते हैं। पूर्व अनुनासिक व्यंजन संधि में पहला व्यंजन अनुनासिक व्यंजन है, जो केवल मैं ही का उदाहरण मिलता है। दूसरा व्यंजन आएगा निर्नुनासिक आएगा, इसमें मैं व्यंजन दूसरे निर्नुनासिक वर्ग के अनुनासिक में, जो उनके वर्ग के अनुनासिक हैं, में बदल जाएंगे। देखिए अब उदाहरण से, मैं उल्टा, थोड़ा उसका उल्टा है थोड़ा सा बस, मैं कै में जो आया ये मैं उसमें बदल गया, कै के पीछे आगे वाले के जो नेक्स्ट दूसरा पद आ रहा है उसका प्रथम अक्षर के अनुनासिक में बदल गया। कैसे? जैसे कै अपने वर्ग के अणय में मैं बदल गया। अलम, उदाहरण देखिए, अलम मैं आ रहा है प्लस कृति, जो कै आ रहा है तो उस कै का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे पद के प्रथम वर्ण का प्रभाव पड़ा, अलंकृति हो गया है। उसी तरह अहम प्लस कार, अहंकार है ये, और शम प्लस गम, संगम, माने अच्छी तरह जो पुराने रूप में लिखा गया, और आजकल इस तरह अहंकार को इसी तरह लिखा जा रहा है। अलंकृति को भी, अलंकृत को भी वो चंद्र बिंदु से या ये अनुस्वार से डिफाइन, चंद्र बिंदु नहीं है सॉरी, ये अनुस्वार से डिफाइन किया जा रहा है। तो ये संगम में भी वही है, संगम, और संगत, समगठन, संगठन, समघनन, संगनन, और ये समचालन, संचालन, इसका शुद्ध रूप यही है, सम प्लस चित, संचित, परमजीवी, नहीं, चिरम, चिरम प्लस जीवी, चिरंजीवी, सम प्लस जय, संजय, और दम प्लस ड, दंड, और सम प्लस तोष, संतोष, सम प्लस तोष्ट, संतुष्ट, सम प्लस देह, संदेह, वो सभी में वही संधि कि वो उसके अक्षर के अपने वर्ग के नासिका में, द अपनी नासिका में बदल गया इसमें, सम प्लस देह, संदेह। और यहाँ देखिए वही द की नासिका है, सम प्लस दिग्ध, संदिग्ध, सम प्लस धी, संधि, धर्म प्लस धर, धुरंधर, सम प्लस न्यासी, सन्यासी, किम प्लस नर, किन्नर। ये देखिए तय और द की संधि और देख लेते हैं थोड़ा सा। तय, द वर्ण बहुत ही जल्दी अपना रूप बदल लेते हैं, ये किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलने पर तुरंत उसका प्रभाव ले लेते हैं। तय और द दंत्य व्यंजन होने के कारण कभी कभी ये दंत्य व्यंजन है, और कभी कभी वो दांतों को स्पर्श करने के बजाय बीच में दूसरे व्यंजन के उच्चारण स्थान पर चली जाती है, यानी जो जीभ छूट जाती है और उसी वर्ग पे चली जाती है। जैसे देखिए ये इसमें ऐसे समझाया गया है, तय अथवा द के साथ अगर कौन से अक्षर, च, इनके साथ, इन्हीं अक्षरों के साथ जीभ छूटती है, वो उच्चारण ढंग से नहीं कर पाती है, इसी वजह से वहां चली जाती है। जैसे कैसे देखिए, तय अथवा द के साथ अगर च की संधि हो रही है तो वो द
उच्चारण नहीं होगा, उस च का ही डबल उच्चारण होगा, यानी अपने आधा च होगा, छ च, यानी अब जब त या द के बाद में छ होगा तो वो आधा च होगा, ज होगा तो आधा ज होगा, ट होगा तो डबल ट होगा, ड होगा तो ड में, ल होगा तो अपने छोटे ल और पूरे हो, और है होगा तो ध में बदल जाएगा, श होगा तो च छ में आधा च और छ में बदल जाएगा। ठीक है, अभी उदाहरण से देखते हैं हम कि कैसे बदलता है। त अथवा द के बाद में अगर च आता है तो आधा च और पूरा च। देखिए सत्य प्लस चरित्र में सचरित्र, वो दंत्य व्यंजन होने के कारण वहां जा ही नहीं पाती है, उसी का उच्चारण कर देती है जो उसके बाद में आता है। उच्चारण, उच्चारण, उद प्लस छेदन का उच्छेदन इसमें आ रहा है। देखिए सत्य प्लस जन, सज्जन, जय उसी में बदल रहा है और द उसमें बदल रहे हैं। उद प्लस ज्वल में उज्ज्वल, द खत्म और जय उसके अपने डबल रूप में आ गया। वृहत टीका, त यहां खत्म है, ट डबल बार आ गया, आधा ट, वृहत टीका। उद प्लस डयन, उड्डयन, अब देखिए द उस ड के रूप में बदल गया। और उदलिखित, उल्लिखित, उसी तरह यानी उद लंघन प्लस उल्लंघन, ल अपने डबल उसमें द उसमें बदल गया ना। और यहाँ देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द और है बदल के द ध में उद प्लस हार, उद्धार, यानी द तो द में बदल गया और है ध में बदल गया, उद्धार, है खत्म हो गया। उद प्लस हरण, उद्धरण। सत शास्त्र, सच्छात्र, यहाँ देखिए श मैंने कहा था वो श भी छ में चला गया, स खत्म ही हो गया। सच्छात्र, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है और ये बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा, मूर्धन्य व्यंजन संधि हमने देखिए, मूर्धन्य वो होता है ट ठ ढ ढ वर्ग वाला, और श र, ये देखिए थोड़ा सा इस संधि में कुछ दंत्य ध्वनियाँ। मूर्धन्य में क्या होता है कि जो दंत्य ध्वनियाँ, दंतियाँ कौन सी है ना, त थ द न स के मूर्धन्य ध्वनियों में बदल जाने की प्रवृत्ति, यानी दंत्य का मूर्धन्य में बदल जाने की। दंत्य तो हो ही गई, ये तय वर्ग वाला दंत्य आता है, त थ न श, इसमें और भी आते हैं। और मूर्धन्य वो हो गया ट ठ द में, ये देखिए इसमें बताया गया है। ये देखिए दंत्य वाली है लरी, त थ द ध न ल श, और मूर्धा री री ट ठ ड ढ न र और श, और ये उसमें यानी दंत्य ध्वनियाँ मूर्धन्य में बदल जाने के कारण इसको मूर्धन्य व्यंजन संधि कहते हैं। इसको देखते हैं, देखिए इसमें श स है अपने दंत्य व्यंजन में, तो उस मूर्धन्य में बदल गया। अभी प्लस शेक है तो अभिषेक हो गया, उस मूर्धन्य में बदल गया। ये भी देखिए प्रति प्लस स्थान, प्रतिष्ठान, अपने मूर्धन्य में। उपनी प्लस सद, उपनिषद। अनु प्लस स्थान, अनुष्ठान। सु प्लस सुप्त, सुषुप्त। उत्कृष प्लस तय, उत्कृष्ट। सृष और प्लस ती, सृष्टि, ये दंते से मूर्धन्य में परिवर्तित हो गए। श प्लस थ, षष्ठ हो गया। और ये और है थोड़ा सा इसमें, ई री र और स के साथ आने पर न अण में बदल जाता है, यानी ये ई री श है, ये दंते हैं, और ये इनके साथ न वो मूर्धन्य है तो उसमें बदल जाता है, तो अण में बदल जाता है। देखिए परि प्लस नत, परिणत। री प्लस न, ऋण। प्र प्लस नाम, प्रणाम। विष प्लस नु, विष्णु। अच्छा, ये और आगे देख लेते हैं आगम व्यंजन संधि। इसके नाम से हमें हो रहा है कि आगम, कुछ व्यंजनों का आगम हो गया है, यानी कुछ स्थितियों में दो शब्दों के मेल होने पर उनके बीच में कुछ नए व्यंजनों का आगमन हो जाता है, यानी आ जाते हैं, इसलिए इसे आगम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए पद प्लस छेद, पच्छेद। और परि प्लस छेद, परिच्छेद, यानी वहाँ च का, यहाँ भी च का नए व्यंजन आ गए हैं। विच्छेद, विद, वी प्लस छेद में विच्छेद। अनु प्लस छेद में अनुच्छेद। सम प्लस कृति में संस्कृति, ये नए व्यंजन आ गए। सम प्लस करण, संस्करण। प्री प्लस कृत, परिष्कृत, इसलिए इसको आगम व्यंजन। और लोप व्यंजन में अब इसका उल्टा हो जाएगा कि
अक्षर का गायब हो जाना, व्यंजन का कुछ शब्दों के साथ अन्य शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है। अब ये देखिए, राजन प्लस ऋषि राज ऋषि, योगिन प्लस ईश्वर योगीश्वर, मनस प्लस ईश मनीष, नी प्लस रोग निरोग, नीह प्लस रस नीरस, इसमें लोप हो रहा है। अंतर प्लस पुर अंतःपुर, पुनर् प्लस प्रसारण पुनः प्रसारण, अंतर प्लस चेतना अंतस चेतना, और पुनर्सर्जन पुनः सर्जन,